तो कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमारी पिछली वीडियो स्टॉप हुई थी। बेंडिंग बिहेवियर की हम बात कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि मटेरियल इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक होता है। तो ये देखें, आपके पास ये मटेरियल आपके पास प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर है, इलास्टिक। जैसे ही इसकी यील्डिंग हुई, आपने इसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली प्लास्टिक, ये अब जाता जाएगा फेलियर तक, ये इसी तरह रहेगा। ये आप बिहेवियर अज्यूम नहीं करते कि ये आपके पास इस तरह से ऊपर जाएगा। सही है। तो आपके पास दो डायरेक्शन में आप लेते हैं, एप्सिलॉन वाई तक आप इसको इलास्टिक लेते हैं और उसके बाद परफेक्टली प्लास्टिक है। इसकी स्ट्रेंथ में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक चीज जो हम अज्यूम करते हैं इसके बिहेवियर में, वही बेंडिंग बिहेवियर कंटिन्यू है। रेक्टेंगुलर बीम और इलास्टिक बेंडिंग। ठीक है, अब आपके पास ये फार्मूला है, कर्वेचर का फार्मूला है, और ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाएं और सिंगर की बुक उठाएं, वहाँ पे आपको ये काफ़ी डिटेल में चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको फाई का नाम दूँ, फाई इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए रो बोल देता हूँ, या साई बोल देता हूँ, रो बोल देता हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय वाई, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ई वाई। अब ये सारी चीज़ें जो हैं तो आप लोग पढ़ के आए हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं। वो सब क्या हैं, ये देखें। फाई जो है वो आपके पास है कर्वेचर। ठीक है, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक चीज़ आप लोग, मेरा ख्याल है ये मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है एफएससी का, कि कर्वेचर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेडियस। तो ये देखें, कर्वेचर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेडियस, यानी जितना आपके पास रेडियस कम होगा उतनी चीज़ आपके पास कर्व होगी। दो सर्कल आप ड्रॉ करें और उनका आप कंपेयर करें कि किस में आपके पास ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ थी, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये ड्रॉ की है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखें, आपके पास दो सर्कल्स, दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे, एक का रेडियस दूसरे से डबल है। फॉर एग्जांपल इसका रेडियस अगर मैंने 2 इंच रखा है तो इस वाले का रेडियस है 4 इंच। ठीक है, अब अगर मैं एक सेम एंगल की, ये देखें, ये है मेरे पास एंगल। ठीक है, रेडियस, सॉरी, ये एंगल है जो कि सेम एंगल है, और इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट जब आप देखते हैं लेंथ को ऑफ आर्क, तो ये देखें, इस आर्क की लेंथ को आप देखें ये कितनी है, और ये देखें कि ये कितनी है। ठीक है, दिस इज डबल ऑफ दिस। ठीक है, सिमिलरली इसके कर्वेचर को आप देखें और इसके कर्वेचर को आप देखें, ये बहुत ज़्यादा कर्व है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे आपका रेडियस इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे आपका कर्वेचर क्या होता रहता है, आपका कर्वेचर कम होता रहता है रेडियस के ज़्यादा होने से। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको और करूं और मैं इसके रेडियस को ज़्यादा कर देता हूं, कितना, लेट्स से ठीक है, और मैं इसको वहीं पे रख देता हूं सेंटर में, दोनों के सेंटर में। ये देखें, आप लोग अग्री करते हैं कि ये सेंटर है। ठीक है, वो आपको खुद ही शो कर रहा है। नाउ अब अगर इसी लाइन को आप एक्सटेंड कर लें यहां तक, ये देखें, अब आपके पास यहां पे कर्वेचर देखें और आप यहां पे कर्वेचर देखें। ठीक है, तो रेडियस के ज़्यादा होने से आपके पास कर्वेचर कम हो गए। ठीक है, ये सिंपल आपको समझाना था। सो कमिंग बैक टू अवर लेक्चर, ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। सही है, और इसी चीज़ को आप लोग जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय वाई। और स्ट्रेन किस चीज़ के इक्वल होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम स्ट्रेन।
तो उधर से आपके पास ये चीज़ आती है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई, और वाई आपके पास इस इक्वेशन से आ गया। सही है। सो फाई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ई वाई, ये चीज़ आपके पास आ गई। अच्छा जी, बेंडिंग मोमेंट को उसने किस चीज़ के इक्वल लिया हुआ है, देखें इस डायग्राम को अगर आप देखें, स्ट्रेन डायग्राम है आपके पास, इसमें जो डी एफ है, अगर स्ट्रेस डायग्राम इसको बोलें तो सिग्मा इंटू बी जो इसकी यूनिट विड्थ ऑफ द बीम है इंटू डी वाई इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास ये फोर्स के बराबर है जो कि टेंशन फोर्स है। उस टेंशन फोर्स को देखिए सिग्मा बी डी वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, इससे आपके पास ये क्वेश्चन ऐसी आती है एम इज इक्वल टू ई आई इंटू फाई और एम वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू एस। अब ये सब चीज़ें क्या हैं तो इसको हम अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल सेक्शन मॉड्यूलस क्या चीज़ है, और आपके पास प्लास्टिक कैपेसिटी क्या चीज़ है, इलास्टिक कैपेसिटी क्या चीज़ है सेक्शन की। तो इसको इंशाल्लाह डिटेल में भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। बेंडिंग स्ट्रेसेस, इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू सम बेंडिंग मोमेंट द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट मे बी कंप्यूटेड बाय यूजुअल फ्लेक्सुरल फार्मूला। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाई आई या एम सी बाई आई। It is important to remember that this expression is only applicable when the maximum computed stress in the beam is below elastic limit। ये हम सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये जो हमारे पास स्ट्रेसेस हैं ये विद इन इलास्टिक लिमिट जब हो तो उस वक्त हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब इलास्टिसिटी एक्सीड कर जाए तब हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, The value of I by C is a constant for a particular section and is known as section modulus। हमारे पास I by C is section modulus, इसीलिए इसको S कहते हैं और S को उस फार्मूला में हम रिप्लेस करते हैं। सो द फ्लेक्सुरल फार्मूला may then be written as sigma is equal to m by S। सही हो गया। ये हमने पीआरसी में बड़ी डिटेल में पढ़ा और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का आपका कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बहुत तफसील के साथ आप इसको पढ़ के आए हैं। अच्छा जी, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमने अज्यूम किया, एफ वाई इज इक्वल टू, उस फार्मूले में हमने एम की जगह क्या पुट कर लिया, एम वाई पुट कर लिया, यानी कि यील्डिंग मोमेंट सी डिवाइड बाई आई, और सी को जब हम आई के नीचे डिवाइड करते हैं तो आई बाई सी, और ये हमारे पास क्या है अभी हमने पीछे पढ़ा है एस के इक्वल है। ठीक है, सो एफ वाई इज इक्वल टू एम वाई डिवाइड बाई एस, एस को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वाई यील्डिंग मोमेंट इज इक्वल टू एफ वाई इंटू एस। एफ वाई आपके पास क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। ठीक है, या यील्ड स्ट्रेंथ आप उसको बोलते हैं, इंटू एस शेप फैक्टर सेक्शन मॉड्यूलस आप इसको बोलते हैं, आई बाई सी के बराबर है। वेयर चूंकि यहाँ पे उसने कहा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, सो आई इज इक्वल टू बी एच क्यूब या बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 एंड सी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2। ये सारी प्रॉपर्टीज किसके लिए हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए है। दैट्स वाई आई और सी की वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो आपके पास एस की वैल्यू क्या आ जाती है, बी डी स्क्वायर बाई 6 फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। सो एम वाई इज इक्वल टू एफ वाई इंटू एस, और एस की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो एफ वाई बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। सही हो गया, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, यील्ड मोमेंट की। नाउ ये आपको वो समझा रहा है इंटरनल कपल मेथड कि आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपके पास कंप्रेशन है, नीचे टेंशन है, आपने एक स्मॉल एरिया ए अज्यूम किया हुआ है ऑन द टेंशन साइड। ठीक है, जिसके ऊपर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इसकी यूनिट विड्थ होगी फॉर एग्जांपल बी। सो इंटरनल कपल मेथड जो कि पिछली स्लाइड में आपने देखा, ये देखिए इंटरनल कपल मेथड। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, और ये मैंने आपको PRC2 के डिज़ाइन में भी समझाया था। बेसिकली ये होता है PRC1 के डिज़ाइन में, लेकिन मैंने PRC2 के डिज़ाइन में भी आपको ये चीज़ समझाई थी बहुत डिटेल के साथ। ऊपर आपके पास देखिए कंप्रेशन फोर्स है, नीचे आपके पास टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स। तो कपल आपको ये कहते हैं कि अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं और पहली चीज़ है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, और दूसरी चीज़ कि उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, और तीसरी चीज़ कि वो परपेंडिकुलरली लाई कर रही हैं, उनके दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो एक कपल जनरेट करेंगी अक्रॉस या अलोंग दी
वो जो कॉमन उनका पॉइंट होगा उसके अलॉन्ग एक कपल जनरेट होगा, ठीक है। और ये कपल हमारे पास इज बेसिकली द, इस केस में आपके पास वो स्ट्रेंथ है या कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन है। तो देखिए कंप्रेसिव फोर्स जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगी, वो होगी ये चूंकि रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल है, ठीक है। सो हाफ इंटू एफ वाई इंटू दिस साइड, और ये साइड किस चीज़ की इक्वल है, d/2 के इंटू, चूंकि मैंने आपको बताया था कि b जो है उसकी विड्थ है, ठीक है। तो विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, फोर्स आ जाएगी, कंप्रेसिव फोर्स। सिमिलरली टेंसाइल फोर्स, तो एफ वाई डी बी डिवाइड बाई फोर, एफ वाई डी बी डिवाइड बाई फोर, देखें सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एक मूवमेंट जनरेट करेंगे। सो एम वाई इज इस इधर से जो आपके पास मूवमेंट आ रही है, फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, तो फोर्स आप ये उठा लें एफ वाई डी बी डिवाइड बाई फोर, और मूवमेंट आर्म आपके पास ये है, चूंकि 1/3 इधर से और 1/3 इधर से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो 2/3 ये वाला और 2/3 ये वाला, तो d/2 और d/2 प्लस होगा तो 2/3 ऑफ d। इनको जब आप उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा एफ वाई बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स, और जो यहाँ से आपके पास आया था एफ वाई बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स, ठीक है, दोनों सेम है। इलास्टिक मूवमेंट के बाद हम चलते हैं प्लास्टिक मूवमेंट की तरफ, ठीक है, कि इलास्टिक सेक्शन जब आगे बढ़ेगा तो क्या उसका बिहेवियर होगा। तो देखें ये आपके पास है एफ बी, ठीक है, उसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं बीम में, वो स्ट्रेसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और जो आपके पास एक्सट्रीम फाइबर नहीं है वो आपके पास यील्ड कर गया है। इस वक्त देखिए ये जो आपके पास एक्सट्रीम फाइबर है यहाँ पे आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच गया है, लेकिन जो जैसे ही आप न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आ रहे हैं तो ये सेक्शन आपके पास ये उधर तक नहीं पहुंचा है, यील्डिंग इसकी अभी नहीं हुई, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस पे तो बिल्कुल जीरो स्ट्रेस है। फिर नीचे जा रहे हैं और एक्सट्रीम फाइबर पे जो आपके पास है वहाँ पे यील्डिंग हो चुकी है। इससे फर्दर आगे चलते हैं तो अब देखें जिस तरह हमने वो पढ़ा था, आपको अच्छी तरह से ये याद होगा कि हमने इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक कर्व पढ़ी थी इस वीडियो की बिल्कुल पहली जो हमारी स्लाइड थी, ठीक है। तो देखें ये पॉइंट अब यील्ड कर गया ना, तो अब ये इससे आगे नहीं जाएगा बल्कि ये यहीं पे रुका रहेगा, एफ वाई से एक्सीड नहीं करेगा। जबकि जैसे जैसे स्ट्रेन ज्यादा होता जा रहा है नीचे, तो नीचे देखें ये वाला पोर्शन भी आगे आता जा रहा है, एफ वाई पे पहुंचता जा रहा है, और यहाँ तक जो है आपके पास यील्डिंग हो गई है सेक्शन की, ऊपर के इस पोर्शन की यील्डिंग हो गई है और इस पोर्शन की यील्डिंग अभी रहती है। मजीद आगे जब आपने उसके ऊपर स्ट्रेन को इंक्रीज किया तो यहाँ तक आपके पास जो सेक्शन है उसकी यील्डिंग हो गई है, इसकी अभी रहती है। और एक फाइनल स्टेज आएगा कि जब आपके पास फुल सेक्शन की कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी यील्डिंग हो जाएगी। ये आपके पास परफेक्ट प्लास्टिक सेक्शन है, इसमें सारे के सारे सेक्शन की क्या हो गई है, यील्डिंग हो चुकी है, और ये प्लास्टिक स्टेट में है। तो थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्ट्रेस वेरीज लीनियरली फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर्स, ये देखें पहली केस। When movement increases, there will also be linear increase in movement and stress until yield। तो कहते हैं कि आपके पास movement increase हो रही है और आपके पास extreme fibers क्या कर गए, yield कर गए। When movement further increases beyond yield movement, the yield movement, the outer fiber will have the same stress but will yield। यहाँ पे कहते हैं स्ट्रेस होगा लेकिन ये yield कर जाएगा, और आपके पास इस तरीके से नीचे वाले जो आपके पास फाइबर्स हैं वो भी जब yield करते जाएंगे तो स्ट्रेंथ उनकी सेम रहेगी। The process will continue with more and more parts of the beam cross section stressed to yield point until finally a fully plastic distribution is approached, reached, ठीक है। तो ये आपके पास फुली प्लास्टिक, ये अंडर इलास्टिक था, ठीक है, इलास्ट अभी अभी यील्डिंग नहीं हुई थी, और ये फुली प्लास्टिक है आपके पास। ये आपके पास प्लास्टिक मूवमेंट है, ये वो मैं आपको बता रहा था इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक। तो देखिए या एप्सिलॉन वाई पे पहुंच के ये देखें स्ट्रेस और इंक्रीज नहीं हो रहा, बस स्ट्रेस कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। ये आप कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, हम इसको इंक्रीज नहीं करते। सो आपके पास स्ट्रेन्स जीरो से इंक्रीज हो रहे हैं तो स्ट्रेसेस भी जीरो से इंक्रीज हो रहे हैं सिग्मा वाई तक। सिग्मा वाई से आगे जब आपका स्ट्रेन जाएगा, देखें स्ट्रेन जब सिग्मा वाई से आगे जाएगा तो आपका स्ट्रेस आगे नहीं जाएगा, स्ट्रेस उतना ही रहेगा, ऊपर नहीं जा रहा। तो आपका जो स्ट्रेन जब सिग्मा वाई से आगे जाएगा तो स्ट्रेस उतना ही रहेगा, और नीचे वाले जब फाइबर्स हैं उधर स्ट्रेन सिग्मा वाई तक एप्सिलॉन वाई तक जाता जाएगा तो वो सिग्मा वाई तक आते जाएंगे। काफी थी एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, ये आपके पास है यील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो पहले वाला पॉइंट, ठीक है, पॉइंट 1। ये देखिए यहाँ पे आपके पास एफ वाई पे अभी पहुंच है, ये वाला इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे,
ठीक है, कि एप्सिलॉन वाई और सिग्मा वाई। अच्छा, फाई वाई को भी आप देख लें कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। ये देखें फाई वाई इंटू ई, स्ट्रेस डायग्राम में वो फाई वाई इंटू ई है, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई, तो यहाँ पे साथ ई लग गया उसके। ठीक है, ये एक्सट्रीम फाइबर्स यील्ड कर गए तो वहाँ पे स्ट्रेस भी यील्ड स्ट्रेस तक पहुँच गया, और आपके पास ये यील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे आपके पास देखें D/4 तक जो है तो वो क्या हो गया है, फाइबर्स यील्ड कर गए हैं। तो देखें ये यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन वाई रीच हो गया। तो ऊपर वाले फाइबर देखें एप्सिलॉन वाई से कितना आगे चले गए। ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये यील्ड लाइन है। ठीक है, तो इससे ऊपर वाले देखें कितना आगे चले गए, लेकिन आपके पास जो स्ट्रेस है वो आगे नहीं जा सकता। स्ट्रेस आपके पास सिग्मा वाई तक ही है, और जैसे जैसे ये नीचे वाले फाइबर्स भी आगे जाते जाएंगे, इसमें स्ट्रेन आता जाएगा एप्सिलॉन वाई तक, तब भी ये सिग्मा वाई तक ही जाएंगे सिर्फ। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, ये डॉटेड लाइन से आगे देखें एक्सट्रीम फाइबर कितना आगे चला गया है, स्ट्रेन उसमें कितना ज्यादा आ गया, और यही एक्चुअली वो डक्टिलिटी है कि जिसकी वजह से ASD को हमने हटा के LRFD को अडॉप्ट किया था, क्योंकि ASD इस डक्टिलिटी को इग्नोर करता था। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस तो इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन डिफॉर्मेशन तो आ रही है ना इतनी बड़ी। और फाइनली ये देखें, वो जो आपके पास इतनी ज्यादा आपके पास स्ट्रेन था, वो सारे का सारा आपके पास डक्टिलिटी में आ गया, और ये सारे का सारा सेक्शन क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड्स में, ये आपके पास प्लास्टिक मूवमेंट है। ये 0.4 है, देखिए ये 0.4 जो यहाँ पे उसने शो किया, पीछे 3 था, ये देखिए 3 ऊपर भी देखें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर 2 और फिर 1 जो आपके पास है। ठीक है, सो उसी डायग्राम पे जब आप इनको ड्रा करके देखेंगे तो 0.1 पे देखें आपके पास ये शेप थी, जब आपके पास सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर्स जो थे तो वो यील्ड हुए थे, तो देखें बाकी लीनियर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर 2 पे आपके पास कुछ और फाइबर्स यील्ड कर गए, तो वहां पे भी स्ट्रेस सिग्मा वाई पे पहुंच गया। फिर 3 के ऊपर आपके पास काफी ज्यादा फाइबर्स यील्ड कर गए, और फिर यहाँ पे आपके पास फुल सेक्शन यील्ड कर गया। ठीक है, और यील्ड स्ट्रेस रिटेन कर गए। ये अगेन आपको वो समझा रहा है कि आपके पास लोड था, कम लोड था, तो आपके पास यील्डिंग हैज अकर्ड हियर, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर देखें आपकी यील्डिंग हुई। ठीक है, P इज इक्वल टू पी आई, सही है। फिर आपने P को PI से ज्यादा कर दिया, लेकिन P0 से कम कर दिया, तो कहते हैं कि देखो इस सेक्शन में इतने हिस्से में आपके पास यील्डिंग हो गई, यील्ड जोन हो गया। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं कि अब आपने P0 से जो कम था, आपने उसको P0 के बराबर कर दिया, देखो वो दोनों जोन्स आपस में मिल गए, जोन्स हैव जॉइंट, इस सारे जोन में यील्ड हो गई। तो कहते हैं यहाँ पे आपके पास प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी, और ये बेंड हो जाएगी बीम आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आपके पास प्लास्टिक हिंज जनरेट होती है जब आपके पास सेक्शन यील्ड कर जाता है, कंप्लीट सेक्शन, टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड्स। प्रोग्रेशन ऑफ यील्ड जोन लीडिंग टू फुली प्लास्टिक हिंज एंड कोलैप्स, ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। स्ट्रेसेस रीच यील्ड मैग्नीट्यूड एट एक्सट्रीम फाइबर्स, यील्ड जोन स्प्रेड्स टुवर्ड्स द न्यूट्रल एक्सिस, देखें एक्सट्रीम फाइबर्स पे, और फिर वो एक्सट्रीम फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, और न्यूट्रल एक्सिस पे आके दोनों मिल गए, और आपके पास प्लास्टिक हिंज बन गई कंप्लीट, क्योंकि सारे का सारा सेक्शन यील्ड कर गया, और यील्ड जोन जॉइन आर नाउ स्प्रेड थ्रू एंटायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये मूव कर जाएगा। तो जो प्लास्टिक हिंज अभी आपके पास बनी है, अभी हमने पढ़ा है ना डिटेल में प्लास्टिक हिंज कैसे बनी है, जब आपके टेंशन और कंप्रेशन के यील्ड जोन्स आपस में मिल गए, तो उस पॉइंट पे आपके पास प्लास्टिक हिंज बन गई, सारे का सारा सेक्शन आपका यील्ड कर गया। सो द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक हिंज इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट वन सेक्शन फॉर एनालिसिस पर्पस। ठीक है, जैसे अभी आपने पिछली डायग्राम में देखा कि आपके पास इस एक पॉइंट के ऊपर आपके पास प्लास्टिक हिंज बनी है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, एनालिसिस पर्पस के लिए उसको concentrate समझेंगे at one section. However, it should be noted that this effect may extend for some distance along the beam. ठीक है, however क्या कहते हैं कि इसको हम आप ये नोट करें कि इस दिस इफेक्ट में एक्सटेंड टू सम डिस्टेंस अलोंग द बीम, ये कुछ डिस्टेंस तक एक्सटेंड करेगा, ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर नहीं रहेगा। सही है, इसको आप अपने जहन में रखें।